रात गहरी हो चुकी थी और झांसी के किले में अधिकतर लोग सोने जा चुके थे। रात में केवल पहरा दे रहे सैनिक जाग रहे थे, लेकिन बहती हुई ठंडी हवा उनकी आंखों को भी बोझिल कर रही थी। ऐसे में झांसी की रानी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कुछ बेचैन थी। आज रात न जाने क्यों उनके आंखों में नींद नहीं थी। कल रात जिन्होंने मुझ पर हमला किया, उन्हें ये कैसे पता चला कि मैं रात को भेष बदलकर अपनी रियासत के अलग अलग गांव जाती हूँ? ये जानकारी तो किले में भी बहुत कम लोगों को पता होगी। क्या मेरे किले में कोई गद्दार है, कोई ऐसा जो यहाँ की सूचना दुश्मनों को दे रहा है? मुझे सतर्क रहना होगा, और जब तक उस मुखबिर का पता नहीं चल जाता, मुझे रात की गश्त बंद करनी होगी। रानी लक्ष्मीबाई गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी एक आहट ने उनका ध्यान खींच लिया। ये आवाज कैसी? क्या बाहर कोई है? रानी लक्ष्मीबाई दबे कदमों से अपने कमरे के बाहर चल पड़ी। यहाँ तो कोई नहीं है। एक बार फिर एक आवाज हुई, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ कदमों की आवाज भी मिली हुई थी। रानी सतर्क हो गई और कॉरिडोर को पार करके आगे बढ़ी। लगता है आगे कोई है। रानी की सोच बिल्कुल सही थी, क्योंकि आगे मुड़ते ही उन्हें एक परछाई नजर आई, जो अगले ही पल गायब हो गई। कोई तो है, लेकिन बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रहा है। मुझे देखना ही होगा कि ये कौन है। रानी उस परछाई के पीछे चल पड़ी। छुपते छुपाते वो उसका पीछा कर रही थी, और फिर अचानक अगले कॉरिडोर के आखिरी छोर पर जल रही मशाल की रोशनी में उन्हें वो साया साफ नजर आ गया। ये तो वही लड़की अनीता है। पर ये इतनी रात को ऐसे चोरों की तरह कहाँ जा रही है? कहीं मैंने अनजाने में शत्रु को किले में तो नहीं बुला लिया? कहीं इसका और प्रोफेसर व्लाद का मेरी मदद के लिए आना कोई चाल तो नहीं था? रानी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अनीता की हरकत ही ऐसी थी कि वो उसे झुठला भी नहीं सकती थी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सांसें रोके चुपके से अनीता के पीछे चल पड़ी। उनकी हर हरकत सतर्क और सूक्ष्म थी, जैसे एक शेर अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। अनीता तेज कदमों से किले के अंदरूनी रास्तों से होती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। रानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनका इरादा पक्का था। ये लड़की इतनी रात को किले के सबसे ऊंचे बुर्ज की तरफ क्यों जा रही है? इसके इरादे साफ नहीं लगते। मुझे अभी पता लगाना होगा। चलते चलते रानी अगले कॉरिडोर में पहुंची। तभी एक प्रहरी सैनिक उनसे टकरा गया। महारानी, आप? आवाज मत करो। कोई शत्रु अंदर आ गया है क्या? पता नहीं, मैं वही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। आप रुकिए महारानी जी, मैं अभी बाकी प्रहरियों को सतर्क करता हूँ। उस प्रहरी सैनिक का हाथ अपनी कमर पर बंधे भोपू की ओर चला गया, लेकिन रानी ने उसे इशारा करके रुकने को कहा। अभी नहीं, ऐसा करने से वो लड़की सतर्क हो जाएगी। तो मेरे पीछे रहना, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ सामने मत आना। मैं देखना चाहती हूँ कि मामला क्या है। जो हुकुम महारानी जी। रानी एक बार फिर अनीता के पीछे चल पड़ी। वो प्रहरी सैनिक रानी के करीब 100 कदम पीछे था। आगे जाकर रानी ने देखा कि अनीता सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। अनीता के कदम किले के सबसे ऊंचे बुर्ज की सीढ़ियों पर बढ़ते गए। रानी भी उनके पीछे पीछे एक परछाई की तरह चुपके से ऊपर चढ़ने लगी। उनका एक हाथ अपनी तलवार पर कस चुका था। अगर ये शत्रु की मुखबिर है तो मैं इसका वही अंत कर दूंगी। रानी के कदम अब और तेज हो गए। बुर्ज के शिखर पर पहुंचते ही उनकी नजर अनीता पर पड़ी, जो वहां खड़ी थी। लेकिन उसके साथ एक और शख्स था, एक अजीब सी भयानक रूप वाली शक्ल। रानी के दिल में एक सरसराहट सी उठी जब उन्होंने उस शख्स को देखा। अंधेरे में उसका चेहरा किसी भी रूप में इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका रूप भयानक था, लंबे दांत, चमकती हुई लाल आंखें और एक अजीब सी मौत सी मनहूसियत छाई हुई थी उसके चेहरे पर। ये कौन है? ये तो कोई दानव लगता है। हे शंभू, क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है, या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है? रानी की तलवार अब उनके हाथों में चमक रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरत
दोनों साफ झलक रहा था। ये जो भी है, मुझे इनका सामना करना ही होगा। क्या चल रहा है यहाँ? जहां एक और रानी लक्ष्मीबाई का सामना भूख से पागल हो रहे ड्रैकुला से होने वाला था, वहीं दूसरी ओर ओमकार और बिजली कनाल धाम में प्रवेश कर चुके थे और वो जगह जल्दी ही उनकी परीक्षा लेने वाली थी। दोनों चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। ओमकार बीच बीच में बिजली की तरफ देखता था, लेकिन वो उससे बात करने में संकोच करके फिर चुप हो जाता था। ऐसे ही चुपचाप चलते चलते दोनों सामने दिख रही हरी भरी पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वहां एक धुंध छाने लगी। अचानक से ये धुंध कहाँ से आ गई? देखते ही देखते धुंध और गहरी होने लगी और कुछ ही पलों में वो इतनी गहरी हो चुकी थी कि ओमकार को कुछ भी नहीं दिख रहा था। उफ, ये धुंध तो बहुत ज्यादा गहरी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? ओमकार के सवाल के जवाब में उसे सिर्फ खामोशी मिली और इस बात ने ओमकार का ध्यान खींच लिया। बिजली, तुम यही हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एक बार फिर ओमकार का सवाल बिना जवाब के रह गया। ओमकार परेशान हो उठा और धुंध में इधर उधर हाथ मारने लगा। बिजली, बिजली तुम कहाँ हो? जवाब दो बिजली। बिजली की एक रूह कपा देने वाली चीख उस धुंध में गूंज उठी और ओमकार को समझ आ गया कि ये धुंध कोई मामूली धुंध नहीं थी, ये एक खतरा थी और शायद उस खतरे ने बिजली को अपना शिकार बना लिया था। ये तो बिजली की चीख थी, कुछ तो हुआ है, लेकिन इस धुंध में मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? ओमकार धुंध के आगे बेबस था। उसे न कुछ दिखाई दे रहा था और न सुनाई दे रहा था। बचाओ! बिजली की एक और चीख ने ओमकार को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिजली, बिजली! उफ, कैसे ढूंढूं उसे इस धुंध में? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करूं? महादेव, अब आप ही कुछ करिए। ओमकार अंधों की तरह उस धुंध में भटक रहा था। तभी अचानक वो रुक गया। मैं गलत कर रहा हूँ। ये समय परेशान होने का नहीं है, ये समय परीक्षा का है। मुझे इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अगर मुझे दिख नहीं रहा है तो मुझे बिजली तक पहुँचने का कोई और रास्ता सोचना होगा, मगर कैसे? बिजली की चीख रह रहकर सुनाई दे रही थी और हर बार वो और दूर होती जा रही थी। हाँ, अगर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे बाकी इंद्रियों से काम लेना चाहिए। मुझे बिजली की आवाज का पीछा करना होगा, इससे पहले कि वो बहुत दूर निकल जाए। ओमकार ने आंखें बंद कर ली और ध्यान से सुनने लगा। हाँ, मैं समझ गया ये आवाज किस दिशा से आई है। मैं आ रहा हूँ बिजली, आ रहा हूँ। ओमकार बिजली की खोज में आगे बढ़ चला। धुंध अब उसका रास्ता नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो आंखों से देख ही नहीं रहा था। ओमकार और बिजली एक मुसीबत में फंस चुके थे और उन्हें जल्दी से जल्दी इससे निकलना था, क्योंकि गोतांग फॉरेस्ट में ज़ेकैरियल का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। वर्क फास्टर, मुझे ये रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट चाहिए। सर, क्या अपडेट लाए हो? कैनन्स की क्या पोजीशन है? सर, आर्मरी से कैनन्स निकल चुके हैं। टोटल 4 कैनन्स हैं। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल इज इन 2 days। 2 days? शिट, यानी मुझे अभी 2 दिन वेट करना पड़ेगा। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के भेष में मौजूद ज़ेकैरियल नाम का वो शैतान जल्द से जल्द कंकाल धाम के एंट्रेंस तक पहुंचना चाहता था और उसकी हर हरकत पर एक जोड़ी आंखें नजर रख रही थी। इस अंग्रेज के हाव भाव कुछ अलग हैं। लगता है ये वही शैतान है, लेकिन हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। अगर हम चाहें तो अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पता कर सकते हैं, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करने से शैतान को हमारे यहाँ होने का पता चल जाएगा। कोई और तरकीब आजमानी पड़ेगी। वो वृद्ध साधु ऊंचे टीले पर मौजूद झाड़ियों के पीछे से सड़क को बनते देख रहा था। उसकी नजरें हर अंग्रेज सैनिक को ध्यान से देख रही थी, लेकिन बार बार वो ज़ेकैरियल पर अटक जाती थी। अब तो एक ही रास्ता बचा है, इस अरण्य को जगाना पड़ेगा।
यही सही रहेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें किसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना होगा, बस एक मंत्र से काम हो जाना चाहिए। वन देवी समुत्तिष्ठ प्राणी शक्तिम समन्वितम खगमृगाः समनादन्ति रक्ष रक्ष महाद्रुमम।